नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी संरचना देखेंगे। संरचना के आधार पर देखेंगे उनमें किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, मर्करी कितने दबाव पर भरेंगे, कौन सी गैस का प्रयोग करेंगे, कितनी ट्यूब प्रयोग करेंगे, ट्यूब के अंदर क्या व्यवस्थाएं होगी, उनकी संपूर्ण व्यवस्थाएं देखेंगे यहाँ पे। और सारी व्यवस्था देखने के बाद ये लैंप कितने प्रकार के होंगे, प्रकारों के आधार पर आपको वर्गीकरण करवाने वाला हूं। इनकी क्षमता, दक्षता सब कुछ देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अपना जो चैप्टर चल रहा है वह है इल्यूमिनेशन। और पिछले वीडियो में आप लोगों ने लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप का अध्ययन कर लिया था, क्योंकि अपना टॉपिक है गैस विसर्जन लैंप। और गैस विसर्जन लैंप की यदि बात करें तो हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप, लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप और लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप आते हैं। इनमें से आप लोगों ने लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप अर्थात ट्यूबलाइट के बारे में अध्ययन कर लिया था, इसलिए आज के इस वीडियो में हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप का अध्ययन करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, अपने नोट्स में ऐड करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी मोस्ट बातें इंपॉर्टेंट निकल के आने वाले हैं। क्योंकि आजकल पेपर को थोड़ा कठिन, उनकी एक हार्ड जो पेपर आने लग गया है, इसमें कुछ डीपली बातें पूछी जाती हैं और अपने पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्टुअल थ्योरी, बारीकी से अध्ययन करेंगे, नियमित पैटर्न के आधार पर सब बातों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और अपने नोट्स में अपडेट करिए। आज आपको मैं पढ़ाता हूं, क्या पढ़ेंगे, हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप, हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप का मतलब इसको क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या आएगी, हाई प्रेशर, ये एसपीएमबी, हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप, इसका अध्ययन करने वाले हैं। ये कितने प्रकार के होंगे, उन प्रकारों के आधार पर अध्ययन करेंगे। इसको कहेंगे उच्च दाब पारा वाष्प लैंप, इसका अध्ययन करेंगे। अब आप लोगों को पता है ये कौन सा लैंप है, सबसे पहले देखेंगे लैंप कौन सा है, गैस डिस्चार्ज लैंप है। कौन सा है, गैस डिस्चार्ज लैंप है। मैंने आपको बताया कि ये सब के सब क्या है, गैस, ये गैस डिस्चार्ज होने के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और ये आप लोगों को मैं बता चुका हूँ गैस डिस्चार्ज होगी किस प्रकार होगी, कौन से गैस के एटम होंगे और इलेक्ट्रॉनों से टकराएंगे, आपको पैराबैंगनी किरणों का निर्माण होगा, पैराबैंगनी किरणों को प्रकाश किरणों में बदलेंगे, ये सब को सब सिद्धांत हो गैस डिस्चार्ज। इसमें मैं आपको बताया कि कोल्ड कैथोड और हॉट कैथोड होते हैं। ये हॉट कैथोड में आते हैं, कोल्ड कैथोड वाले आते हैं सोडियम वाले लगभग, यहाँ हॉट कैथोड वाले रहेंगे। ठीक है, तो अब ये गैस डिस्चार्ज लैंप है। अब गैस डिस्चार्ज करेंगे तो कोई ट्यूब होगी, ट्यूब में आर्गन गैस भरेंगे, मर्करी भरेंगे। लो प्रेशर वाला देखा तो वहाँ मतलब कि 2.5 से 3 mm लो प्रेशर के साथ उसमें मर्करी भरी थी, लेकिन यहाँ हाई प्रेशर के साथ मर्करी का उपयोग करेंगे। इसलिए ये लैंप गैस डिस्चार्ज के आधार पर कार्य करेंगे, क्योंकि गैस डिस्चार्ज के आधार पर। गैस डिस्चार्ज किस प्रकार होगी, रोशनी किस प्रकार होगी, तो मेरी वीडियो को जाकर देख लेना, मैंने लिखा है गैस डिस्चार्ज लैंप के नाम से वीडियो बना रखा है और वहाँ सारी बातें बारीकी से पढ़ा रखी हैं। तो अब ये देखेंगे ये लैंप कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स देखेंगे। इस लैंप की टाइप्स देखने वाले हैं, क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ एचपीएमवी लैंप। कहने का मतलब हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप कितने प्रकार के होंगे। लो प्रेशर वाला आप लोगों ने पढ़ लिया है ट्यूबलाइट। हाई प्रेशर वाला कितने प्रकार के होंगे, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एमए टाइप, एक होता है एमएटी टाइप, एमएटी टाइप होता है, और एक होता है एमबी टाइप। तीनों का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है ना, तीनों का अध्ययन करने वाले हैं ये। अब एमए टाइप का मतलब मर्करी आर्गन, मर्करी आर्गन हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप, इसकी फुल फॉर्म तो ये है। और एमएटी का मतलब मर्करी आर्गन मर्करी आर्गन टंगस्टन हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप, एक ही आता है। और इसको लिखेंगे बायोनेट कैप, बायोनेट कैप हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप। तीनों का अध्ययन करेंगे। आज की इस वीडियो में अध्ययन करेंगे एमए टाइप वाले का।
आज की इस वीडियो में किसका अध्ययन करेंगे? Ma टाइप मरकरी आर्गन वाले का अध्ययन करने वाले हैं। और संरचना के आधार पर आप यदि एक बार देख लोगे तो शायद आप भूल नहीं पाओगे। इस प्रकार से आपको अध्ययन करवा दूंगा कि आप मतलब कि लगभग आपके एग्जाम तक और लाइफ टाइम तक याद रखने की आपकी एक प्रवृत्ति बन जाएगी। इस ठीक है, तो अब मैं आपको मिटा के दिखा देता हूँ कि सबसे पहले पढ़ेंगे Ma टाइप वाले का। 3 प्रकार मैंने आपको लिखवाए हैं जिसमें पढ़ेंगे Ma टाइप का। क्या लिखेंगे? Ma टाइप हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, इसका अध्ययन करने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको इसकी संरचना दिखा देता हूं, किस प्रकार की संरचना होगी और कैसे कार्य करेगी। देखो, सबसे पहले देखना कि यहाँ पे गैस विसर्जन लैंप है। मेरी बातें गौर से सुनना। क्या लिखेंगे? गैस विसर्जन लैंप है। अब गैस विसर्जन किस में करवाएंगे, मतलब गैस को डिस्चार्ज किस में करवाएंगे? क्योंकि ट्यूब होगी, आपने लो प्रेशर पे देखा था, एक ट्यूब लाइट देखी थी, ट्यूब में गैस का विसर्जन करवाया और उसमें आर्गन गैस भरी और मरकरी भरी थी। यहाँ पे आर्गन गैस होगी, मरकरी होगी, एक ट्यूब होगी यहाँ पे, ठीक है ना, एक ट्यूब होगी। ट्यूब किसकी होगी? क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर के साथ प्रयोग करना है। वहाँ लो प्रेशर था, कांच की ट्यूब बहुत काफी मतलब कि कामगार सिद्ध हो गई थी ट्यूबलाइट में, लेकिन यहाँ हाई प्रेशर के साथ मरकरी भरेंगे, प्रेशर को दाब सहन करने वाली होनी चाहिए, इसलिए कांच की ट्यूब प्रयोग नहीं करेंगे। कांच तो होगा, हार्ड कांच होगा जो कि फटे नहीं, प्रेशर के साथ भरेंगे, प्रेशर से वो फटे नहीं, कांच टूटे नहीं, इस प्रकार का यहाँ पे कांच प्रयोग करेंगे। इसलिए कहते हैं इसकी डिस्चार्ज ट्यूब होती है, जिसको कहेंगे आंतरिक ट्यूब। मैं आपको इसकी पहले मैं संरचना दिखा देता हूँ, पहले आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखो, एक ये ट्यूब रहेगी इसके अंदर, ये क्या रहेगी? ट्यूब रहेगी, इसमें पतली सी ट्यूब रहेगी, छोटी सी। आप कोई भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये पतली सी ट्यूब है यहाँ पे। इसमें करवाएंगे गैस का डिस्चार्ज, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्रिया करवाएंगे गैस की। इसमें क्या रहेंगी? 2 इलेक्ट्रोड रहेंगे, बस ट्यूब एक ही रहेगी इसमें। फिर आपको दिखाता हूँ, इसमें रहेंगे 2 इलेक्ट्रोड। ये 2 इलेक्ट्रोड हो गए, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब इसमें क्या रखेंगे? देखो, इसमें आप लोग जानते हो, इसमें हाई प्रेशर के साथ मरकरी रखेंगे और आर्गन गैस रखेंगे, वो बाद में लिखा दूंगा आपको इसके बाद। अब देखो, यहाँ पे इसके अंदर जो यहाँ से आपको पता है कि यहाँ क्या है? गैस है और मरकरी है। यहाँ से यहाँ धारा प्रवाहित करवानी है इलेक्ट्रोड, लेकिन लंबी दूरी काफ़ी है, इसलिए गैस का डिस्चार्ज आसानी से नहीं होगा। तो यहाँ क्या करेंगे? सहायक इलेक्ट्रोड लगाएंगे इसके यहाँ पे, एक लगाएंगे सहायक इलेक्ट्रोड, ये रेजिस्टेंस लगाएंगे, और एक यहां लगाएंगे सहायक इलेक्ट्रोड, ये लगाया, एक इलेक्ट्रोड और लगा दिया सहायक इलेक्ट्रोड। बस इतना ही करेंगे यहाँ पे, बाकी सारी प्रक्रिया आपको कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। यहाँ क्या रहेगी? इसके बाहर एक कांच की ट्यूब और रहेगी, ये बाहर रहेगी कांच की ट्यूब। इस प्रकार का लैंप रहेगा आप लोगों का, ये आपका लैंप हो गया। ये लैंप हो गया आप लोगों का। ये हो गया लैंप। देखो, अब ये लैंप मतलब कि बाहर एक कांच का बल्ब रहेगा, कांच के बल्ब के अंदर एक ट्यूब रखेंगे जिसमें डिस्चार्जिंग क्रिया करवाएंगे। कौन सी? गैस की डिस्चार्जिंग क्रिया करवाएंगे इसके अंदर। अब इसके ऊपर क्या होगा? एक गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप की कैप होगी यहाँ पे। क्या होगी? गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप की कैप होगी यहाँ पे। ये लगाएंगे यहाँ पे कैप, इसमें चूड़ियाँ होंगी, स्क्रू टाइप कैप होगी यहाँ पे। इस प्रकार का लैंप होता है। संयोजन आपको दिखा दूंगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब आपको संयोजन दिखाता हूँ कि ये क्या है। ये रेजिस्टेंस है, ये सहायक इलेक्ट्रोड है, 2 मुख्य इलेक्ट्रोड हैं। सब बातें लिखूंगा आप लोगों को, इसमें और कुछ नहीं होता है। यहाँ देखो, यहाँ पे एक पिन होती है यहाँ पे, और इसका संयोजन किसके साथ करेंगे? इसका संयोजन किसके साथ करेंगे? यहाँ से संयोजन इसके साथ कर देंगे, इसका ये संयोजन कर दिया, और यहाँ से संयोजन इसके साथ ये कर दिया, यहाँ पे इसके साथ, क्योंकि सहायक इलेक्ट्रोड और मुख्य इलेक्ट्रोड का दूसरा सिरा और इसके साथ कर दिया इसका। बस इतना ही संयोजन करते हैं कि यहाँ तो पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ नेगेटिव, मतलब कि एक यहाँ न्यूट्रल मिलेगा और फेस मिलेगा यहाँ पे, और कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। अब देखो, ये तो हो गया आपका लैंप की संरचना। संयोजन बाद में दिखाऊंगा, सर्किट डायग्राम में दिखा दूंगा आप लोगों को किस प्रकार सर्किट डायग्राम होता है यहाँ पे। अब लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे इसको लिखेंगे, देखो ये इलेक्ट्रोड किसके होते हैं? ऐसे मान लो ये इलेक्ट्रोड होते हैं, मैं नाम लिख दूँ यहाँ पे, सबके नाम लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये कांच की ट्यूब होती है, ये किसकी? कांच की रहेगी। ये किसकी ट्यूब है? बोरोसिलिकेट की। किसकी है?
सिलिकेट की। क्यों लिखेंगे बोरोसिलिकेट की आपको बताऊंगा। ये इलेक्ट्रोड है, कौन से इलेक्ट्रोड, मेन इलेक्ट्रोड है ये मेन इलेक्ट्रोड है। मेन इलेक्ट्रोड किसका है, टंगस्टन का है। इसके ऊपर परत चढ़ी रहेगी ऑक्साइड की वाली, इसमें ऑक्साइड लेपित होगा, ये ऑक्साइड लेपित होगा। ऑक्साइड में कौन सा पदार्थ है मैं बताऊंगा, ऑक्साइड लेपित होगा। ये कितने हैं ये मेन इलेक्ट्रोड 2 है, एक ये भी है मेन इलेक्ट्रोड। ये क्या है, ये सहायक इलेक्ट्रोड है, सहायक इलेक्ट्रोड है। ये क्या है, हाई रेजिस्टेंस है, हाई आर है। ये क्या है, गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप, गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप कैप है, स्क्रू कैप है ये है यहाँ पे। और इसके अंदर ये क्या है, ये निर्वात है, यहाँ से निर्वात रहेगा। किसी प्रकार के बल्ब में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं लेकिन निर्वात ही होता है यहाँ पे। और इसके अंदर क्या है, ट्यूब के अंदर ये क्या है, इनर ट्यूब है, इनर ट्यूब है। किसकी रहेगी ये आपको बता दी, बोरोसिलिकेट की रहेगी। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है मरकरी प्लस ऑर्गन गैस है। ये तो इसकी संरचना है, आपको इसका सर्किट डायग्राम में दिखाऊंगा। अब मैं इसकी आपकी कार्यप्रणाली आपको बता दूं कि इसके अंदर क्या क्या संरचना में क्या क्या होगा। देखो संरचना में आपको लिखवा दूं कि इसमें एक आंतरिक जो ट्यूब होती है डिस्चार्ज, ये क्या है, आंतरिक ट्यूब, जिसको आर्क ट्यूब भी बोल सकते हैं, कभी कभी इसका नाम आता है आर्क ट्यूब। क्या आएगा, आर्क ट्यूब भी बोल सकते हैं इसको। गैस डिस्चार्ज ट्यूब होती है, काफी नाम मिल सकते हैं आपको। गैस विसर्जन ट्यूब बोल सकते हैं, इनर ट्यूब बोल सकते हैं, या आर्क ट्यूब बोल सकते हैं, जो भी है। इसके अंदर करवाएंगे क्या, इसके अंदर डिस्चार्जिंग क्रिया करवाएंगे। यदि आप ये लंप आसानी से समझ लेते हो तो आपको बिल्कुल भी जोर आने वाला नहीं है। यदि इससे पहले इसकी प्रक्रिया समझोगे, गैस डिस्चार्ज कैसे होती है, वो वीडियो देखोगे तो आपको और भी जोर आने वाला नहीं है, आप आसानी से समझ जाओगे। लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को कि पीछे का वीडियो देखा नहीं देखा, लेकिन यहाँ पूरी समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, किसी प्रकार की समस्या नहीं आए आप लोगों को। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें एक ट्यूब होती है, ट्यूब के बारे में लिखेंगे, इनर ट्यूब लिखेंगे, इनर ट्यूब। इनर ट्यूब को क्या कह सकते हैं, आप जानते हो इनर ट्यूब को, कि इसमें क्या लिखेंगे, गैस विसर्जन ट्यूब, गैस विसर्जन ट्यूब, नलिका बोल सकते हैं हिंदी में इसको, नलिका होती है, गैस विसर्जन ट्यूब बोल सकते हैं, आर्क ट्यूब बोल सकते हैं। क्या लिखेंगे, आर्क ट्यूब हो सकती है। किसकी होगी, बोरोसिलिकेट की रहेगी, याद देखना, बोरोसिलिकेट की, बोरोसिलिकेट की होती है। अब बोरोसिलिकेट की क्यों, क्योंकि उच्च दाब सहन करवाना है। बोरोसिलिकेट की क्यों, उच्च दाब सहन करवाना है। आंतरिक, समझ गए, उच्च दाब सहन करवाने के लिए, ताप बढ़ाने के लिए, ट्यूब का तापमान बढ़ाने के लिए, उच्च दाब सहन करवाने के लिए इसको बोरोसिलिकेट की बनाई जाती है। लिख लेना बात, उच्च दाब सहन करवाने के लिए, ताप और दाब को सहन करवाने के लिए। और क्या होता है, देखो ट्यूब के दोनों सिरों पर लिख लो इनर ट्यूब, आंतरिक ट्यूब, इन्हें लिख लो आंतरिक ट्यूब या आर्क ट्यूब, एक ही बात है। आर्क ट्यूब के दोनों सिरों पर क्या है, इलेक्ट्रोड है। दोनों सिरों पर दो मुख्य इलेक्ट्रोड हैं, दो मुख्य इलेक्ट्रोड हैं। किसके हैं, टंगस्टन के हैं, लिख लो टंगस्टन के हैं। इसके ऊपर क्या रहेगा, बोरियम की, लिख लो, इस टंगस्टन ऑक्साइड लेपित होंगे। इसके ऊपर टंगस्टन के इलेक्ट्रोड टंगस्टन के हैं। इलेक्ट्रोड पर ऑक्साइड की परत होती है, ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, परत चढ़ी होती है। क्यों, आपको वो भी बताऊंगा। चढ़ी होती है, ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, एक तो ये बात आती है। और दूसरा आता है, ऑक्साइड की परत किसकी रहेगी, लिख लो ऑक्साइड की परत रहेगी बोरियम की, बोरियम की हो सकती है, या फिर आपको समझाऊं कि कैडमियम सिलिकेट की हो सकती है, कैडमियम बोरेट की हो सकती है, और कैडमियम सिलिकेट की हो सकती है। लिख लो आप, इसमें बोरियम की या कैडमियम सिलिकेट की या कैडमियम बोरेट की हो सकती है, लेकिन रहेगी ऑक्साइड की परत मान लेते हैं। इसी के ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, क्योंकि यही ऑक्साइड का रूप का प्रयोग करके और इसमें ये इसके ऊपर सुरक्षा करते हैं। अब देखो काम क्या है इसका, ऑक्साइड का परत चढ़ती है, उसके ऊपर काम क्या है, थोड़ी सी ऊष्मा मिलते ही ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करना, थोड़ी सी ऊष्मा मिलते ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करना। और दूसरी बात आती है कि इसको ऑक्सीकरण से रोकना, किसको, इस टंगस्टन फिलामेंट को ऑक्सीकरण से रोकना। एक तो बात आती है उच्च ताप सहन करना, दो बात, तीसरी बात आती है, देखो ताप भी रहेगा यहाँ पे क्योंकि स्पार्किंग होगी, उच्च ताप सहन करना, लिख लेना,
और थोड़ी सी ऊष्मा मिलते ही इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करना और ऑक्सीकरण से रोकना, मतलब थोड़ा सा ताप में इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना इसका मुख्य कार्य रहेगा। अब देखो आंतरिक ट्यूब में क्या भरा है, तो आंतरिक ट्यूब में क्या है, आंतरिक ट्यूब की यदि बात की जाए, सारी बातें पूछे जाएंगे आपसे लोग। आंतरिक ट्यूब में क्या होता है, हाई प्रेशर के साथ, हाई प्रेशर के साथ, प्रेशर भी लिखूंगा आप लोगों को, हाई प्रेशर के साथ मरकरी प्लस ऑर्गन गैस होती है। ऑर्गन गैस क्यों, आर्गन गैस क्यों प्रयोग की, क्योंकि ऑर्गन गैस निष्क्रिय गैस है। मैंने आपको पहले भी मतलब इसकी विशेषता बताई थी कि ऑर्गन गैस क्या है, निष्क्रिय गैस है, किसी से क्रिया नहीं करती, इसको अक्रिय गैस कह सकते हैं, या फिर कहते हैं इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो ऋणात्मक है। कहने का मतलब इसको गर्म करेंगे प्रतिरोध घटेगा, और घटेगा तो इलेक्ट्रॉनों का संचालन होगा और ट्यूब आसानी से काम करेगी, पूरा लैंप आसानी से काम करेगा, क्योंकि यहाँ इसका अंदर का रेजिस्टेंस कम चाहिए। जो ही गैस गर्म होती है, गैस गर्म होते इसका रेजिस्टेंस घट जाता है और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो जाता है और लैंप आसानी से काम कर सकता है, इसलिए इसको आर्गन गैस प्रयोग की जाती है। निष्क्रिय गैस और भी हैं, और भी प्रयोग करते हैं, नियोन गैस, हीलियम गैस या क्रिप्टन गैस आती है। क्रिप्टन गैस का प्रयोग ना के बराबर करते हैं, लगभग नहीं करते हैं, क्यों, बहुत महंगी आती है, इसलिए इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं कर सकते। ऑर्गन गैस आसानी से मिल जाती है और सस्ती होती है। समझ गए आपको बात को, कि क्या होता है, हाई प्रेशर के साथ मरकरी प्लस आर्गन गैस इस आंतरिक ट्यूब में भरी होती है। अब आंतरिक ट्यूब में बात की जाए कि इसका दबाव कितना होता है, वायुमंडलीय दबाव का 1.5 होता है। लिख लेना कि दबाव कितना होता है, हाई प्रेशर कितना होता है, वायुमंडलीय दबाव का, वायुमंडलीय दबाव का 1.5 होता है। इतने प्रेशर के साथ भरते हैं। किसमें, इसकी बात करता हूं। अब ये तो थे, अब ये ट्यूब क्यों लगाई, ये भी तो रोशनी कर सकती थी, इस ट्यूब को क्यों लगाया गया है इसकी बताता हूं। देखो एक चीज और बच गई यहाँ पे, मैं अंदर से पूरी प्रोसेस लिखा रहा हूं। एक सहायक इलेक्ट्रोड बच गया, देख लो, मुख्य ऊपर वाले मुख्य इलेक्ट्रोड के पास, मुख्य इलेक्ट्रोड के पास एक सहायक इलेक्ट्रोड होता है। सहायक इलेक्ट्रोड होता है, ये सहायक इलेक्ट्रोड है, मैंने लिखा दिया सहायक इलेक्ट्रोड होता है। मुख्य इलेक्ट्रोड के पास सारी प्रक्रिया लिखाऊंगा क्यों होता है। सहायक इलेक्ट्रोड के श्रेणी क्रम में देख लो, सहायक इलेक्ट्रोड के श्रेणी में उच्च प्रतिरोध संयोजित होता है। उसका कार्य भी लिखाऊंगा क्यों होता है, सारी बातें बताऊंगा, ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। समझ गए, ये उच्च प्रतिरोध ये संयोजित किसके श्रेणी क्रम में संयोजित है। हो गई बात यहाँ पे। अब देखो मुख्य इलेक्ट्रोड के बीच में गैप कितना है, बहुत ज्यादा है। सहायक इलेक्ट्रोड मुख्य इलेक्ट्रोड के बीच में कितना है, गैप कम है। समझ गए, ये तो थी बात। अब एक चीज और लिख लो कि लैंप के ऊपर गोलित एडिशन टाइप स्क्रू कैप होती है। लैंप के ऊपर गोलित एडिशन स्क्रू प्रकार की कैप होती है। ये तो था इसकी अंदर की संरचना। बाहर की बात करता हूँ, ये शीशे की ट्यूब क्यों लगाई गई है, इसका मुख्य उपयोग क्या था, ठीक है ना। अब एक चीज लिखना, यहाँ पे साथ साथ लिखा दिया तो यहाँ लिख लो कि श्रेणी उच्च प्रतिरोध ये धारा के मान को सीमित करता है, धारा के मान को सीमित करता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। ये मैंने आपको लिखवा दिया इसका उपयोग, क्योंकि कंट्रोल यही करता है। जब इसमें से धारा प्रवाहित होती है और आंतरिक ट्यूब का मतलब कि रेजिस्टेंस मतलब कि कम हो जाता है और इस गैस का रेजिस्टेंस, तो ये अपने अंदर से धारा प्रवाहित करना बंद कर देता है और धारा इधर से सीधी प्रवाहित हो जाती है। अब बात करता हूँ बाहर की बात की। अब देखो एक चीज़ और आती है इसमें, आपको मैं बताना भूल गया यहाँ पे, ये बोरोसिलिकेट, बोरोसिलिकेट है। ये क्या है, एक प्रकार की मिश्र धातु है, एक प्रकार की मिश्र धातु है। कौन कौन सी है, किसकी होती है, सिलिका लिख लो, सिलिका प्लस बोरोन ऑक्साइड, बोरोन ऑक्साइड की होती है ये बोरोसिलिकेट। सिलिका प्लस बोरोन ऑक्साइड की हार्ड क्लास होता है। ये कैसा है, कठोर कांच होता है, ये कठोर कांच होता है बोरोसिलिकेट, इसलिए कठोर कांच की प्रयोग की गई थी यहाँ पे। बोरोसिलिकेट क्या है, कठोर कांच है। इसका ताप गुणांक न्यून होता है, किसका, इसका ताप गुणांक बहुत कम होता है इसका। अब देखो यहाँ तक आप लोगों ने सब देखा। अब बात करता हूँ बाहर की ट्यूब, इसको क्यों लगाया गया, ये कांच की जो ट्यूब लगाई है, जो बल्ब बनाया गया, इसको क्यों लगाया गया। देखो यहाँ पे क्या था, ये जो ट्यूब है ये गर्म ज़्यादा होगी, एक तो गर्म होगी, वायुमंडलीय दबाव इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो इसमें क्या करेंगे, ट्यूब को स्थिर रखने के लिए,
ताप, इसमें तापमान को इस तरीके बाहर का तापमान, बाहर का जो वातावरण है उसका इसके ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है ना। वायुमंडलीय परिवर्तन से सुरक्षा करने के लिए, मान लो वायुमंडलीय परिवर्तन से सुरक्षा करने के लिए इसके ऊपर यदि ऑक्सीजन मिल जाएगी, इसको समझना मेरी बात को, गर्म तो है ही, बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, गर्म तो है ही, और ऑक्सीजन ऊपर से मिल जाए, सपोज करना ऑक्सीजन ऊपर से मिल जाए तो ट्यूब जल्दी खत्म हो जाएगी, वहां से बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। ऐसे माना कि 1-2 दिन चलने वाले फिर खत्म हो जाएगी। इसलिए इस ट्यूब की सुरक्षा करते हैं, किससे? वायुमंडलीय परिवर्तन से। इसलिए कहते हैं इसका तापमान भी स्थिर रहेगा और वायुमंडलीय परिवर्तन से सुरक्षा रह जाएगी। तो इसको, इसके बाहर एक कांच की ट्यूब लगाएंगे और दोनों के बीच में से निर्वात कर देंगे। इसलिए इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि आंतरिक ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब, समझना मेरी बात को, आंतरिक ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब या आर्क ट्यूब के ताप को स्थिर रखने के लिए, तापमान को स्थिर रखने के लिए तथा ट्यूब को वायुमंडलीय परिवर्तन से सुरक्षित रखने के लिए ट्यूब को एक कांच के बल्ब में या बाहरी ट्यूब में, एक बाहर के कांच के ट्यूब में रखा जाता है, समझ गए? बाहरी कांच के निर्वात ट्यूब में रखा जाता है। इसमें निर्वात होती है, निर्वात ट्यूब, निर्वात का मतलब इसके अंदर कोई हवा, कोई गैस, कोई बाहर की वातावरण का कोई भी गैस नहीं इसके अंदर, बिल्कुल खाली है अंदर से, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो निर्वात होता है यहाँ पे। इसलिए लिख लो ट्यूब के ताप को स्थिर रखने के लिए, वायुमंडलीय परिवर्तन से सुरक्षित रखने के लिए इस आंतरिक ट्यूब को बाहरी कांच के निर्वात ट्यूब में रखा जाता है। चलो यहाँ पे कोई बात नहीं है, एक चीज और आती है यहाँ पे समझना कि इस कांच की ट्यूब, बाहर की ट्यूब के अंदर लिख लेना, बाहर की ट्यूब के अंदर की परत पर, अंदर की सतह पर, ये अंदर की सतह ये है, अंदर की सतह पर फ्लोरोसेंट पाउडर का लेपन होता है। फ्लोरोसेंट पाउडर का, पाउडर में कौन सा, फास्फोरस मान लो, फास्फोरस का लेपन होता है। ये क्यों करेंगे? क्योंकि यहां से निकलेंगी पराबैंगनी किरणें और उसको प्रकाश किरणों में बदलेगा ये, इसलिए लिख लो पराबैंगनी किरणों को, इसका काम लिख लो यहाँ पे, पराबैंगनी किरणों को प्रकाश किरणों में बदलने के लिए, प्रकाश किरणों में बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए इस फास्फोरस या फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग करते हैं। पाउडर का लेपन होता है। यहां तक की पूरी संरचना लिखाई है। अब इससे क्या फायदा होगा? फ्लोरोसेंट पाउडर से प्रकाश का रंग सुधर जाएगा। किससे? प्रकाश का रंग सुधर जाएगा, क्योंकि ये पराबैंगनी की ये क्या उत्पन्न करेंगी? ये ट्यूब उत्पन्न करेगी अल्ट्रावायलेट किरणें, और कहाँ जाएंगी? इससे टकराएंगी और बाहर क्या मिलेगा? प्रकाश मिलेगा अपने को। ये होता है यहाँ पे। चलो ये तो थी इसकी। अब मैं इसकी वर्किंग लिखा देता हूँ और आपका ये एक लैंप पूरा हो जाएगा। वर्किंग और लिख लो इसकी, कैसे कार्य करता है, रोशनी कैसे देगा और वर्किंग में क्या होगा आप लोगों के लिए। चलो मैं लिखा देता हूँ इसके बारे में भी। अब देखो वर्किंग में सबसे पहले इसका सर्किट पूरा करेंगे। वर्किंग में क्या करेंगे? सबसे पहले इसका सर्किट, इसके श्रेणी क्रम में एक चौक लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, बस एक चौक लगाएंगे, एक कैपेसिटर लगाएंगे, ठीक है ना। क्यों लगाएंगे चौक, वो भी आपको बता दूंगा मैं। तो यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ और एक इसके श्रेणी क्रम में एक चौक लगा देता हूँ। ये ले लिया मैंने चौक और ये लगा दिया कैपेसिटर और यहाँ दे दी एसी, बस और कुछ नहीं। ये सी लगाया और ये चौक लगाया, बस ये लगा। इस प्रकार का सर्किट होता है, ठीक है। अब यहाँ से चलेंगे, एसी सप्लाई देंगे। एसी सप्लाई देंगे क्या होगा? सबसे पहले लैंप का यहाँ से लिखेंगे। देखो इसका यहाँ से एक पॉइंट लिख लेना, यहाँ पे सारी बातें बताऊंगा। लैंप में लगातार गैस का विसर्जन होने के लिए होता रहे, लैंप में लिख लेना। यहाँ से चौक का कार्य लिखूंगा, चौक लिख लो पहले, चौक, या इसको ब्लास्ट भी बोलते हैं। क्यों ब्लास्ट का प्रयोग क्यों किया, लिख लो इसके बारे में। लैंप में लगातार गैस का विसर्जन होता रहे, इसके लिए लैंप के श्रेणी क्रम में या इलेक्ट्रोड के श्रेणी क्रम में एक ब्लास्ट का प्रयोग किया जाता है। आगे समझ में? ये तो था इसका काम, क्योंकि ये वोल्टेज आपको देता रहेगा। दूसरी बात, इसको क्यों लगाया? क्योंकि चौक लगाने से क्या होगा? चौक लैंप के सर्किट का पावर फैक्टर लैगिंग करता है, लिख लेना। चौक के बाद दूसरा पॉइंट आता है यहाँ इसकी कार्यप्रणाली में कि चौक लैंप सर्किट का पावर फैक्टर या कोस फाई लैगिंग कर देता है। ये क्या करेगा? पावर फैक्टर को लैगिंग करेगा। इसलिए लैंप सर्किट के पावर फैक्टर को सुधारने के लिए यहाँ पे कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है।
समझ गए। एक कैपेसिटर का प्रयोग किसके, सप्लाई के समानांतर में या चौक के समानांतर में एक कैपेसिटर का प्रयोग कैपेसिटर संयोजित किया जाता है। अब कितने का लगेगा ये तो निर्धारित नहीं है। चलो मैं कुछ आपको लगभग मैं आपको बता देता हूं कि जैसे 250 वाट का बल्ब आता है, ये कितना 250 वाट का बल्ब रहेगा तो कितनी मान का रहेगा, 250 वाट के बल्ब के लिए लिख लेना, 250 वाट के बल्ब के लिए लगभग आईडी से 20 माइक्रोफेरेड का रहेगा और 400 वाट बल्ब के लिए लगभग 33 माइक्रोफेरेड का रहेगा। कितने, 250 वाट बल्ब के लिए बल्ब की रेटिंग होगी 250 वाट की। वैसे तो ये 80 वाट से और 1000 वाट तक के बनाए जाते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो 250 वाट की यदि प्रयोग करेंगे तो 20 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर रहेगा और यदि 400 वाट का प्रयोग करेंगे तो लगभग 33 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक की बात आ गई, ठीक है। अब सब आगे क्या लिखेंगे, स्विच को ऑन किया जाता है, स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करेंगे, सप्लाई को चालू करेंगे तो क्या होगा, आगे क्रिया क्या होगी, ये वोल्टेज को हाई वोल्टेज देगा और लगातार इसमें आ जाएगा। अब देखो आगे की क्रिया क्या होती है, सप्लाई के स्विच को ऑन किया जाता है तो लैंप में डिस्चार्ज क्रिया शुरू होती है ना, लैंप में ऑन किया था, लैंप में डिस्चार्जिंग धारा, तो लैंप में डिस्चार्जिंग धारा कहां से जाएगी, तो धारा यहां से, डिस्चार्जिंग धारा किसके द्वारा, इसके द्वारा जाएगी। तो लैंप में डिस्चार्जिंग धारा सहायक इलेक्ट्रोड के पास जाएगी, फिर सहायक इलेक्ट्रोड के श्रेणी में उच्च प्रतिरोध के माध्यम से, ये उच्च प्रतिरोध के माध्यम से जाएगी, किसके द्वारा, उच्च प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होती है। चलो ये धारा प्रवाहित होगी यहाँ पे। अब क्या होगा देखो, अब सहायक इलेक्ट्रोड और मुख्य इलेक्ट्रोड के बीच आर्क उत्पन्न होगी, क्योंकि यहाँ पे गैस है, गैस का डिस्चार्ज होगी, गैस उत्तेजित होगी, गैस एक्साइट होगी, गैस आयनीकृत होगी और स्पार्किंग शुरू होगी। यहाँ पे क्या होगी, आर्क उत्पन्न होती है। तो लिख सकते हैं ऊपरी इलेक्ट्रोड और सहायक इलेक्ट्रोड के बीच ऑर्गन गैस आयनीकृत हो जाती है। लिख लेंगे यहाँ पे अगली प्रोसेस, ऊपरी मैन इलेक्ट्रोड, ये मैन इलेक्ट्रोड ये, और इन दोनों के बीच मैन इलेक्ट्रोड तथा सहायक इलेक्ट्रोड के बीच आर्गन गैस आयनीकृत हो जाती है, आयनीकृत होनी शुरू होगी। चलो क्योंकि आयनीकृत तो यहां भी होगी, देखो वही सप्लाई यहां पे ही है, लेकिन यहां गैप कम होने के कारण पहले आयनीकृत ये होगी, गैप कम होने के पहले आयनीकृत ये होगी और क्या होगी, हीट उत्पन्न होगी, आयनीकृत हो जाती है और हीट उत्पन्न होती है तथा दोनों इलेक्ट्रोड के बीच तथा आर्क उत्पन्न होती है। यहां आर्क उत्पन्न होगी, यहां पे इसके पास, यहां पे, ठीक है। अब मैन इलेक्ट्रोड, अब क्या होगा, ये टंगस्टन के हैं, मैन इलेक्ट्रोड गर्म हुए, ये इलेक्ट्रोड गर्म होगा साथ में, क्योंकि पूरी इसमें हीट उत्पन्न होगी तो साथ साथ गैस गर्म होगी और इसमें मरकरी भरी है, मरकरी वाष्प में बदल जाएगी। दो काम होंगे, गैस गर्म होगी, हीट से गैस आयनीकृत हो जाएगी, मरकरी वाष्प में बदल जाएगी और दोनों इलेक्ट्रोड गर्म हो जाएंगे, लिख सकते हैं मैन इलेक्ट्रोड गर्म हो जाएंगे। क्या लिखेंगे, मैन इलेक्ट्रोड गर्म हो जाएंगे, मैन इलेक्ट्रोड गर्म होंगे। बोलो गर्म हुए कि नहीं हुए, चलो मैन इलेक्ट्रोड गर्म हो गए और क्या होगा, इस हीट से मैन इलेक्ट्रोड गर्म होंगे तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होगी, ये फिर गर्म होंगे तो इससे भी उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, फिर और तेज ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, ऊष्मा उत्पन्न होगी और क्या होगी, मरकरी वाष्प बन जाएगी, मरकरी वाष्प में बदल जाएगी, क्योंकि मरकरी पहले क्या है, तरल के रूप में पड़ी। यहाँ पे मरकरी क्या सामान्य तापमान तरल के रूप में होती है और थोड़ी सी वाष्प मिलते ही वह वाष्प में बदल जाती है। तो पहले मरकरी तरल के रूप में पड़ी थी, यहाँ पे कुछ बूंदों के रूप में बूंद पड़ी थी यहाँ पे और थोड़ी सी उष्मा मिली, उष्मा मिलते ही वाष्प बन जाएगी, एक भाप की तरह बन जाएगी, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ी सी उष्मा मिलती ही बन जाती है। अब क्या होगा,
इस क्रिया के दौरान ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन होंगे उत्सर्जित, क्योंकि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और इलेक्ट्रॉन किससे टकराएंगे, गैस के परमाणु से टकराएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से पूरी, क्योंकि यहाँ पे तो रेजिस्टेंस धारा का मान कम है, यहाँ धारा का मान कम है, ये गैस गर्म होते ही इसका गैस का रेजिस्टेंस घट जाएगा। लिख लेंगे आर्गन गैस आयनीकृत हो जाते, आयनीकृत हो जाएगी, आयनीकृत होने पर गैस का रेजिस्टेंस कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होंगे, गैस के परमाणु से टकराएंगे और अल्ट्रावायलेट किरणों का निर्माण होगा। फिर लिख सकते हैं यहाँ पे इस ट्यूब से अल्ट्रावायलेट किरणों का निर्माण होगा। ठीक है ना, लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, गैस का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और ट्यूब के अंदर से धारा प्रवाहित होनी हो जाएगी, धारा प्रवाहित शुरू हो जाती है, धारा प्रवाहित शुरू होती है, धारा प्रवाहित यहाँ होगी और यहाँ ही रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, यहाँ से धारा रुक जाएगी और सीधे धारा यहाँ जाएगी और ट्यूब में गैस का विसर्जन होता रहेगा और परावैज्ञानिक किरणें निकलते रहेंगे। लिख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में ट्यूब के अंदर से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलेंगी, अल्ट्रावायलेट किरणें लिख लो, ट्यूब में अल्ट्रावायलेट किरणों का निर्माण होगा, अल्ट्रावायलेट किरणें बाहर जाएंगे यहाँ पे, समझ गए। ये तो थी यहाँ पे इसकी ट्यूब की आंतरिक प्रणाली। अल्ट्रावायलेट किरणें लिख लो, ट्यूब में से अल्ट्रावायलेट किरणें बाहर जाएंगी और ये अल्ट्रावायलेट किरणें बाहरी ट्यूब के फ्लोरोसेंट पाउडर से टकराती हैं, फ्लोरोसेंट पाउडर के द्वारा बाहरी ट्यूब के फ्लोरोसेंट पाउडर के द्वारा प्रकाश में बदल जाते हैं। बस इतना लिखना, प्रकाश में परिवर्तित हो जाते हैं। ये तो थी इसकी कार्य प्रणाली, किसकी, इस एमए टाइप की। अब एमए टाइप मरकरी आर्गन, सिर्फ दो ही चीज प्रयोग की है। एमए टाइप का मरकरी आर्गन टंगस्टन फिलामेंट, मरकरी आर्गन हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप होता है। ठीक है, अब तो ये इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको लिखवाता हूँ, इसकी कुछ मुख्य बातें लिखवा देता हूँ जो आपको एग्जाम में आएंगी, आपकी जानकारी में रहेंगी। और इसकी मुख्य बातें बहुत सारी, इसमें जो मरकरी है ये कितनी देर में गर्म होकर वाष्प बन जाएगी, कितनी देर में प्रकाश देगी, और फिर ये देखेंगे कि इसकी क्षमता कितनी होती है, और मरकरी का हाई प्रेशर गैस विसर्जन कितने mm से के साथ होता है। मुख्य बातें लिखाता हूँ, तो यहाँ पर नोट्स लगा के लिख लो, बस कुछ नहीं है, इसके यहाँ पर नोट लगा के लिख लेते हैं, नोट, कुछ मुख्य बातें लिख लो। इसके बारे में बता देता हूँ, लिख लेना आप यहाँ पे। ये लैंप पूर्ण रोशनी प्रदान करने में कितना समय लेता है, ये आपसे काफी बार पूछ जाएगा। 4 से 5 मिनट, लगभग 5 मिनट लेता है, लिख लेना। पूर्ण रोशनी प्रकाशित होने में 5 मिनट लेता है, 5 मिनट लेता है। एक तो ये आता है इसका 5 मिनट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 5, आप कहोगे सर 5 मिनट क्यों लग गई। 5 मिनट इसलिए लग गई कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में आर्क उत्पन्न होगी। पहले गैस गर्म होगी, गैस आयोनाइज्ड होगी, फिर यहाँ पे हीट उत्पन्न होगी, मतलब कि यहाँ पे उस आर्क के साथ ये इलेक्ट्रोड गर्म होगा, ये इलेक्ट्रोड गर्म होगा, गर्म होने से क्या होगी, हीट उत्पन्न होगी, उस हीट से क्या होगी, मरकरी वाष्प बनेगी। अब पूरी की पूरी मरकरी यहाँ पे 760 mm के लगभग होती है, यहाँ पे 760 mm हाई प्रेशर के साथ भरी जाती है यहाँ पे। तो कितने प्रेशर होगा, पूरी मरकरी गर्म होगी, वाष्प बनेगी, तब तक 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। और जब एक बार सर्किट ऑफ कर देते हो, एक बार स्विच ऑफ कर देते हैं, तो पूरी मरकरी फिर तरल अवस्था में आ जाती है। ठीक है ना, पूरी मरकरी तरल अवस्था में आएगी और फिर दोबारा जैसे आपने स्विच को ऑन किया, पूछा जाए कि मरकरी आर्गन हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप को स्विच को ऑफ कर दिया, ऑफ करके दोबारा तुरंत चालू कर दिया, तो तुरंत प्रभाव से चालू होने वाला नहीं है। लिख लो, एक बार स्विच ऑफ हो जाने के पश्चात पुनः प्रारंभ नहीं होगा जब तक मरकरी अपनी वापस अवस्था में, जब तक मरकरी का दाब कम नहीं हो जाएगा। समझ लो, जब तक मरकरी का दाब कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मरकरी वाष्प बनती है तो पूरी प्रेशर के इसमें पूरा ये ट्यूब में हाई प्रेशर हो जाता है, क्योंकि वाष्प बनेगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। जब तक आपकी नॉर्मल कम दाब पर नहीं आ जाती तब तक वापस चालू नहीं होगी। इसलिए पुनः प्रारंभ होने में, एक बार स्विच ऑफ कर दिया दोबारा चालू करोगे तो पुनः प्रारंभ होने में वही 5 से 7 मिनट लेगा, तो लगभग 5 मिनट का समय लगता है। लिख लेना इसके अंदर। आगे इस लैंप को अब आप समझोगे मरकरी कहाँ पड़ी है, देखो मरकरी बूंद की तरफ पड़ी, मरकरी यहाँ आ गई,
मरकरी कहाँ पे है, यहाँ से है। अब आर्क कहाँ उत्पन्न हो रही है, यहाँ हो रही है, इसको खड़ी अवस्था। अब आप समझोगे यदि इसको मैं ये ऐसे है, इस लैंप को ऐसे लगा दूं तो मरकरी कहाँ जाएगी, यहाँ आएगी, मरकरी यहाँ आएगी, इसके मरकरी दोनों के बीच आएगी और आर्क उत्पन्न होगी, मरकरी के साथ आर्क उत्पन्न होगी, गैस सारी इकट्ठी हो जाएगी, तो क्या होगी, ट्यूब जल जाएगी, मरकरी के साथ ट्यूब जल जाएगी, क्योंकि मरकरी थोड़ी सी उष्मापाती वाष्प बन जाती है तो ट्यूब जल जाएगी। इसलिए कह सकते हैं इस लैंप के बारे में, ये लैंप हमेशा वर्टिकल स्थिति में ही प्रयोग करना चाहिए, खड़ी अवस्था में ही प्रयोग करना चाहिए, एमए टाइप वाला। अब कहोगे सर इसको हॉरिजॉन्टल स्थिति में प्रयोग कर दे तो क्या होगा, आंतरिक ट्यूब आर्क के कारण जल जाएगी, ठीक है ना। आंतरिक ट्यूब में जो आर्क होती है उसके कारण ये ट्यूब जल सकती है और आपका लैंप डैमेज हो सकता है, इसलिए इसको हमेशा वर्टिकल स्थिति में ही प्रयोग करना चाहिए। एक तो ये आता है। अब ये कितनी क्षमता तक के बनाए जाते हैं, ये भी पूछा जाता है, इसकी क्षमता कितनी होती है, दक्षता कितनी होती है, और इसमें जो मरकरी होती है कितने mm प्रेशर से भरी जाती है। लिख लो इसमें मरकरी पूरे में लगा है, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप पूरे की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे सब में ये आएगा 760 mm, ये लिख लो। इसमें 760 mm मरकरी से हाई प्रेशर पर गैस का विसर्जन होता है, 760 mm मरकरी से हाई प्रेशर के साथ गैस का विसर्जन होता है इसमें, पूरी के पूरे लैंप में। इसमें भी यही रहेगा, एमएटी में भी यही रहेगा और एमबी टाइप में भी यही रहेगा, ठीक है। एक तो बात आती है। दूसरी बात इसकी क्षमता और लिख लो, इसकी इस लैंप की क्षमता, ये 400 वाट क्षमता तक बनाए जाते हैं, 80 वाट से 400 वाट क्षमता तक बनाए जाते हैं, एक ये लिख लेना। दूसरा आता है इसकी दक्षता कितनी होती है, इसकी दक्षता 400 वाट यदि कोई लैंप रहेगा, लिख लेना 400 वाट का यदि लैंप रहेगा तो 45 ल्यूमेन प्रति वाट, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ल्यूमेन प्रति वाट क्या है, इसकी लैंप की दक्षता है। 400 वाट का रहेगा तो 45 ल्यूमेन प्रति वाट इसकी दक्षता होती है, आउटपुट देता है आपको, इतना प्रकाश देता है। अब 400 वाट का है और 45 ल्यूमेन प्रति वाट दे रहा है तो 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 को 16 मतलब 16,000 के करीब आपको ये दे देगा, 400 इंटू 45 ये कर लेंगे तो 20, ठीक है ना। और ये 4 चौके 16, 1 2 3, 18,000 ल्यूमेन प्रति वाट की रोशनी दे सकता है। पूरा लैंप कितना देखे, ये लैंप 18,000 ल्यूमेन की रोशनी प्रदान कर सकता है आपको। कितनी ल्यूमेन देगा, 18, क्योंकि ये 400 वाट का 18,000 और 18,000 में आपको पता है बिल्कुल चकाचौंध हो जाती है, आपको दिन जैसा प्रकाश मिल जाता है, आपको जैसे दिन में प्रकाश मिलता है ना उस प्रकार का मिलता है। जैसे अब इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, एक चीज़ और आती है इसमें, देखो जो भी आप लोगों के सामने ये रहेगा ना कि जैसे मरकरी आर्गन है या फिर एमबी टाइप है, मरकरी के साथ आर्गन रहेगा, किसी प्रकार का यदि मिश्रण नहीं रहेगा तो स्ट्रेबोस्कोपिक नामक प्रभाव उत्पन्न होता है। लिखने में बहुत मोटी बात है यहाँ पे, इस लैंप के प्रकाश से स्ट्रेबोस्कोपिक प्रभाव होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ नाम, स्ट्रेबोस्कोपिक प्रभाव उत्पन्न होता है। लिखवाया नहीं, मैं आपको लिखवाऊंगा, पहले बता देता हूँ स्ट्रेबोस्कोपिक प्रभाव क्या होता है। ये देखो जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा, पंखा फैन चल रहा है, आपको उल्टा पंखा चल के मैं आपको दिखाई दिया, जैसे आप सो रहे हो और ट्यूबलाइट जला रखी है या और कोई बाहर का प्रकाश आएगा, आपको स्पीड से चल रहा है तो आपको लगेगा पंखा उल्टा चल रहा है, चल तो वो सही रहा है लेकिन उल्टा चल रहा है, तो घूमती हुई चीज़ आपको उल्टी नजर आती है। इस लैंप के प्रकाश से ये भी हो सकता है, हर बार नहीं होगा, हो सकता है कि आपकी किसी कोने में इस प्रकार से बैठे हो या किसी एक एंगल पे बैठे हो और आपको ये घूमता नजर आएगा, इसलिए कहते हैं वो, उसको कहते हैं स्ट्रेबोस्कोपिक प्रभाव। तो इस लैंप के प्रकाश से स्ट्रेबोस्कोपिक प्रभाव उत्पन्न होता है, समझ गए। अब इतना ही सब कुछ हो गया, इतना ही पढ़ लिया, तो इसके उपयोग और देख लो। इस लैंप का उपयोग कहाँ किया जाता है, रोड लाइट में करते हैं। आप कहोगे सर चौराहे पे करते, चौराहे पे नहीं करते हैं, याद रखना। कभी भी रोड लाइट का नाम आ सकता है आपके सामने, स्ट्रीट लाइट का नाम आ सकता है, चौराहे का नाम नहीं आएगा आपके सामने, ठीक है ना। पार्क में अधिक प्रकाश के लिए कर सकते हैं, लेकिन पार्क पे जहाँ आवागमन अधिक होता है वहाँ इसका प्रयोग नहीं करेंगे, समझना। रेलवे यार्ड में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये रेलवे यार्ड जहाँ आवागमन होता है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे आपको बताऊंगा क्यों नहीं होता। देखो स्पोर्ट्स एरिया में, जहाँ स्पोर्ट्स का एरिया होता है वहाँ ये मरकरी आर्गन वाले प्रयोग करते हैं, तो लिख सकते हैं इसका उपयोग, लिख लो रोड लाइट में, स्ट्रीट लाइट में और पार्क में अधिक रोशनी के लिए, रेलवे यार्ड लाइट में और स्पोर्ट्स एरिया में अधिक रोशनी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और भी करते हैं, इससे अधिक वाला तो वो एमबी टाइप वाला आएगा, उसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं, इसका कम करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ वर्टिकल स्थिति में प्रयोग करने के कारण इसका प्रयोग कम करते हैं। एमबी टाइप वाले का ज़्यादा करते हैं, क्योंकि एमबी टाइप इसका सुधरा हुआ रूप है, उसका प्रयोग वो भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, एमबी टाइप क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इसका प्रकाश कैसा होगा, नीला और नीला रंग का प्रकाश होगा,
सफ़ेद नीले के साथ सफ़ेद रंग का प्रकाश होगा, ऐसे सफ़ेद और नीला रंग का प्रकाश होता है इसका। ऐसा नहीं कि आप सफ़ेद ही प्रकाश मिलेगा, सफ़ेद नहीं मिलेगा, ऐसे पीले रंग का प्रकाश नहीं, नीले के साथ सफ़ेद रंग का बिल्कुल प्रकाश मिलेगा आप लोगों को। तो दोस्तों ये तो था MA टाइप लैंप। अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा MAT तथा MB टाइप लैंप। तो आज की वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।